नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज पाठशाला में क्या क्या है पहले आपको वो बता देता हूं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुनने में राहुल गांधी कैसे बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं, बड़ी गलती कर बैठे हैं, आज इसका चैप्टर आपके लिए लेकर आया। कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री ही नरेंद्र मोदी को क्या 2024 जितवाएगा? ये क्यों कह रहा हूं, ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, ये भी बताऊंगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हंस रहे हैं, विपक्ष की नाव में छेद ही छेद कैसे नजर आ रहे हैं, आज इसका भी चैप्टर होगा। इसके अलावा जो विस्फोटक रिपोर्ट 15 मुख्यमंत्रियों ने छुपाई, योगी आदित्यनाथ उसे सामने लेकर आ रहे हैं, आज उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। यूपी दंगे की वो रिपोर्ट जो कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम एक्सपोज कर देगी, आज उसके बारे में बात होगी। सामने लाखों की भीड़ और बागेश्वर बाबा पर हमला कैसे हो रहा है, इसका चैप्टर होगा। बागेश्वर बाबा का वो काम जिससे बिहार के नेता घबरा गए हैं, आज उसका चैप्टर भी खुलेगा। और आखिर में पीएम मोदी का वो इंजेक्शन जो दवाओं को 80% सस्ता कर देगा, आज उसके बारे में भी बताएंगे। डॉक्टर मोदी, पीएम मोदी ने, डॉक्टर मोदी ने ड्रग माफिया का इलाज कैसे ढूंढ निकाला है, उसके बारे में चैप्टर खोलेंगे। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले केजरीवाल के शीश महल से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख रहा हूं। केजरीवाल के शीश महल पर बहुत बड़ी खबर आई है। शीश महल की जांच से जो विजिलेंस अधिकारी हटाए गए थे, जिनके बारे में हमने आपको कल बताया था, उन्होंने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अधिकारी वाई राजशेखर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सचिवालय के रूम नंबर 403 में जासूसी की कोशिश की गई है। इसी रूम में विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी का ऑफिस है। रूम नंबर 403 में उनका दावा है कि 15 मई की रात को 3 बजे जासूसी की कोशिश की गई है। इस अधिकारी ने, वाई राजशेखर ने, विजिलेंस सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। उनका दावा है कि उनके दफ्तर में 76 फाइलें रखी हैं, जिसमें शीश महल की जांच से जुड़ी फाइलें भी हैं। इन फाइलों में सीएम आवास के रिनोवेशन पर जो खर्च हुआ, टेंडर से जुड़ी तमाम जानकारियां मौजूद हैं। और राजशेखर ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां जासूसी की गई है, इन फाइलों की अहम जानकारियां निकालने का प्रयास हुआ है। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं अपने आरोप में कि वहां पर जो फाइलें रखी गई थी, उनकी फोटोकॉपी की गई है। हमने कल ही आपको बताया था कि भाई राजशेखर वो अधिकारी हैं जो शीश महल केस की जांच कर रहे थे, और 13 मई को विजिलेंस मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उन्हें कहा था कि इनसे सारा काम ले लो, इन पे कुछ आरोप लगे हैं, इनसे सारा काम वापस खींच लो। और अब वो बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं शीश महल की फाइलें उनके दफ्तर में रखी हुई थी और वहां पर जासूसी कराई गई है। रात के 3 बजे वो कह रहे हैं दफ्तर खोल के वहां पर जासूसी हुई है। फाइलों का डेटा जो है वो निकाला गया है, फाइलों की फोटोकॉपी की गई है। ऐसे तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर अब आपको और जानकारी आगे दूंगा, लेकिन फिलहाल आज का पहला चैप्टर जो कि कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री चुनते हुए राहुल गांधी ब्लंडर कर बैठे हैं? क्या कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 जितवाएगा? आइए देखते हैं पाठशाला में इसका चैप्टर। कर्नाटक चुनाव के नतीजे जैसे ही आए, माहौल यह बना दिया गया था बॉस कि मोदी तो गए, खत्म, उनके पीएम पद से हटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस तरह का माहौल बनाया गया कि अब विपक्ष एकजुट हो जाएगा, चुनाव जीतने के बाद अपने बीच में किसी एक को पीएम चुन लेगा। गए नरेंद्र मोदी अब तो। लेकिन नतीजे आकर 4 दिन बीत रहे हैं और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चुनने के प्रोसेस में ही वो ब्लंडर कर दिया है, वो बड़ी गलती कर दी है कि मोदी शाह भी हंस रहे हो। वो ब्लंडर क्या है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, आपको आगे बताऊंगा। कैसे विपक्षी एकता में छेदी छेद नजर आ रहे हैं, आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि कर्नाटक के चुनावी नतीजे आए हुए 4 दिन बीते। कांग्रेस के अंदर 4 दिन से माथापच्ची ही चली जा रही है कि बॉस मुख्यमंत्री किसको बनाए। दावेदारों को कर्नाटक से दिल्ली बुलाया गया। कल यह कहा गया कि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देंगे। आज सोर्सेज बता रहे हैं कि अब आज ना हो पाएगा, अब सीएम के नाम का ऐलान कल होगा। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस ने सिद्धारमैया को सिलेक्ट कर लिया है और डीके शिवकुमार का पत्ता कट गया।
दावा यह किया जा रहा है कि डीके शिव कुमार और दूसरे दावेदारों को उनके कद, उनकी अहमियत और उनकी वफादारी के हिसाब से वजनदार मंत्रालय दे दिया जाएगा। लेकिन कर्नाटक में नया सीएम चुनने में जिस तरह से कांग्रेस के पसीने छूट गए, उससे अब पब्लिक को यह समझ में आ रहा है कि आप सोचिए 2024 में इन लोगों का क्या होगा। जो ये कह रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए सब एकजुट हो जाओ, चेहरा तो बाद में चुन लेंगे। बॉस, जो लोग अपनी पार्टी में चेहरा नहीं चुन पा रहे, वो 2024 जीतने के बाद चेहरा चुन पाएंगे। जो लोग अपनी पार्टी में दो लोगों की लड़ाई नहीं निपटा पा रहे, ये हो रहा है कि तुम ये मलाई वाला मंत्रालय रखो, तुम ये रख लो, वो जब 2024 में नरेंद्र मोदी को मान लीजिए हरा देंगे, तो फिर किस तरह से बंटवारा होगा वो देश समझ रहा है। जो लोग एक सीएम बिना टकराव के नहीं चुन पा रहे, वो पीएम चुन लेंगे। और कैसे तलवारें निकल आएंगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये जो ब्लंडर कर रही है कांग्रेस, मैसेज दे रही है कि बॉस देखिए कुर्सी के लिए कांग्रेस में कैसे मारापीटी होती है, ये पब्लिक देख रही है। कर्नाटक में कैसे सीएम बनने के लिए बेंगलुरु से दिल्ली तक दौड़ हुई, खींचतान चल रही है, वो सब साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि कर्नाटक में जीत वाले दिन तक कांग्रेस के अंदर सब ठीक था, मतलब ठीक दिखाया जाने का प्रयास हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब सीएम चुनने की बारी आई तो नेता अपनी दावेदारी पेश करने लगे। सिद्धारमैया ने सबसे पहले कह दिया कि 135 विधायक उनके साथ हैं और वो विधायक चाहते हैं कि सिद्धारमैया ही सीएम बने, मतलब उन्होंने कह दिया कि सब मेरे ही साथ हैं। फिर डीके शिव कुमार ने जीत का क्रेडिट खुद को ही दे दिया, कह दिया कि कांग्रेस ने 135 सीटें उनके नेतृत्व में जीती हैं। तो मतलब वो कह रहे हैं कि मैं ही जिताया हूं, वो कह रहे हैं तुम जिताए होगे लेकिन सब है मेरे साथ। ये मारापीटी चल गई अपने आपस में, राजनीतिक मारापीटी। अब दोनों नेताओं के ऐसे बयानों ने कांग्रेस को फंसा दिया कि वो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए या डीके शिव कुमार को। क्योंकि एक तरफ सिद्धारमैया है जो कर्नाटक में बड़े जनाधार वाले नेता हैं, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं जो कांग्रेस के ट्रबल शूटर कहलाते हैं, रिसोर्सफुल आदमी है, सारे रिसोर्स जुटा देते हैं। सिद्धारमैया के पास सरकार चलाने का अनुभव है, डीके शिव कुमार को अच्छा मैनेजर माना जाता है। सिद्धारमैया की पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों में मजबूत छवि है। डीके शिव कुमार वो कलिंगा से आते हैं जो दूसरा बड़ा प्रभावशाली समुदाय है। अब आप ये भी समझिए कि जिन दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ सिद्धारमैया है और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार। तो सिद्धारमैया जो है वर्सेस डीके शिव कुमार। अब सिद्धारमैया की उम्र क्या है? ये भाई साहब 75 साल के हैं और वो ये कहकर इस बार इलेक्शन में उतरे कि ये उनका आखिरी चुनाव है। बोले मैं 75 का हो गया, अब इसी बार न लड़ सकता हूं, 80 में क्या ही लड़ूंगा। तो वो ये सोच रहे कि बॉस ये लास्ट मेरा चांस है, अब सीएम नहीं बना तो अब कहां, 80 में थोड़े ये लोग सीएम बनाएंगे। उधर डीके शिव कुमार हैं, इनकी उम्र 61 साल हो गई है, 61 ईयर्स। तो उनको ये लग रहा है कि बॉस अब नहीं बनूंगा तो कब बनूंगा, मैं 61 साल का हूं, 5 साल और वेट करूंगा, 66 साल। कर्नाटक का रिकॉर्ड है कि जिसकी सरकार रहती है वो रिपीट नहीं होती, मतलब अगले 5 साल फिर मान के चलिए चले जाएंगे, तो मतलब वो 71 साल के हो जाएंगे। वो कह रहे हैं मैं 71 साल में सीएम बनूंगा, तो वो कह रहे हैं मेरा राइट टाइम है भाई, मुझे बनाओ। ये कह रहे हैं मेरा टाइम चला जा रहा है, मुझे बनाओ। अब दोनों नेताओं की उम्र और काबिलियत अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस में तो सबसे बड़ी योग्यता आपको पता ही है, यही होती है कि किसके पास गांधी परिवार की बैकिंग है। और इस मामले में सिद्धारमैया का पलड़ा भारी हो गया है, क्योंकि सिद्धारमैया के लिए कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी की पसंद है और डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा का करीबी बताया जा रहा है। अब आजकल तो कांग्रेस में सोनिया गांधी से ज्यादा राहुल गांधी की चलती है और ये बात तो कांग्रेस छोड़ कर जाने वाले कई नेता बता चुके हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद। तो डीके शिव कुमार भले ही सोनिया गांधी के, प्रियंका वाड्रा के नजदीकी हों, लेकिन पार्टी में चल राहुल गांधी की रही है और राहुल गांधी को लगता है सिद्धारमैया तो सिद्धारमैया। इसे इस तरह से समझिए कि आज ही राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और यह मुलाकात तब हुई जब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार अपनी अपनी दावेदारी जता चुके थे कि भाई मुझे बनाओ, मुझे बनाओ। तो सिद्धारमैया कल ही दिल्ली आ गए, आज डीके शिव कुमार पहुंचने वाले थे।
पहुंच गए। इन दोनों की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती, उससे पहले राहुल गांधी खड़गे के पास पहुंच गए। जिस तरह से सिद्धारमैया को राहुल गांधी का सपोर्ट था, उससे उनके पक्ष में फैसला आना फिक्स माना जा रहा है। यहां आप यह भी याद करिए कि कर्नाटक में जीत के बाद जब सीएम पद को लेकर चर्चा शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पर्यवेक्षक विधायकों से बात करेंगे और जो रिपोर्ट विधायक दल की बैठक में पेश किया जाएगा उस रिपोर्ट पर हाईकमांड फैसला ले लेगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो फिर ये हाईकमान फिर कौन है फिर? और अगर हाईकमान ही होना है तो फिर अध्यक्ष क्यों चुना है? यानी खड़गे ये कहना चाह रहे थे कि गांधी परिवार फैसला लेगा। तो फिर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं? फिर तो राहुल गांधी को ही रहने देते या सोनिया गांधी को ही रहने देते। एक बार सुनिए उनका वो बयान। देखिए, ऑब्जर्वर हमारे गए हैं वहां पर बेंगलोर को, तो शाम में वो पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीएलपी की मीटिंग होगी और सीएलपी के मीटिंग के बाद उनकी जो भी राय होगी वो हाईकमांड को वो कम्युनिकेट करेंगे। फिर उसके बाद हाईकमांड यहां से अपना निर्णय भेजेगा। उधर विधायक बताएंगे, इधर हाईकमांड तय करेगा। तो फिर आप बीच में क्या कर रहे हैं सर? सिद्धारमैया को जिस तरह से राहुल गांधी का समर्थन है, उससे सिद्धारमैया को पता है कि वो ही सीएम बनने वाले, इसलिए वो ज्यादा लोड ही नहीं ले रहे। कांग्रेस में जब सीएम पद को लेकर जब इतनी माथापच्ची होने की बात बताई गई और दिखाई जा रही है, तो सिद्धारमैया टेंशन फ्री दिख रहे हैं। उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग का भी कोई लोड नहीं था। सिद्धारमैया का एक वीडियो आपको बड़ा दिलचस्प आया, वो दिखाता हूं कैसे उसमें वो सीटी बजा रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनको कोई टेंशन। ये देखिए, टेंशन फ्री दिख रहे हैं, या तो दिख रहे हैं या दिखने का प्रयास कर रहे हैं। और रिपोर्टर ने पूछा कि आप खड़गे जी से मिलेंगे, तो उसको ही हड़का दिए कि मैं तुमसे मिलूंगा। देखिए एक बार। Sir, are you going to meet Mr. Kharge? Are you going to meet Mr. Kharge, sir? Are you going to meet Mr. I Kharge? will meet you. जो पूछ रहा है कि आप खड़गे जी से मिलने जा रहे हैं, उसी को हड़का दिए तो आई विल मीट यू। ये बात डीके शिव कुमार को पहले से पता होगी कि उनका पत्ता कट सकता है, उनका नंबर अभी आने वाला नहीं, इसलिए वो दिल्ली आने में आनाकानी कर रहे थे। वो अलग प्रेशर बना रहे थे। डीके शिव कुमार को सोमवार को ही दिल्ली आ जाना था, लेकिन कल उन्होंने कह दिया कि अभी दिल्ली आने का फैसला नहीं किया है, क्योंकि पूरे राज्य से बहुत से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में दिल्ली से बुलावा आए और कोई रुक जाए कि राज्य भर से लोग मिलने आ रहे हैं, ये हो सकता है क्या? इससे आप समझिए कि वो क्या मैसेज दे रहे थे। डीके शिव कुमार ने कहा कि सोमवार को उनका बर्थडे, इसलिए घर में छोटा सा कार्यक्रम है, घर में पूजा है। अरे भैया, यहाँ पूजा हो कुछ हो, लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं, आला कमान बुलाता है। तो बाद में डीके शिव कुमार ने यह भी कह दिया था कि वो सोमवार को दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें स्टमक इन्फेक्शन है, इसलिए वो आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं। मतलब तमाम के तरह के बहाने बनाए, मतलब ऐसा लगा बहाने बनाएगा। हो सकता है पेट खराब हो, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा लगा कि भाई जिस पार्टी में ये कल्चर हो कि हाईकमांड ने बुलाया तो लोग खुद ही उड़ के क्यों ना पहुंच जाए। वहां इतने तरह की बातें हो कि ये वजह है वो वजह है, दिल्ली नहीं आऊंगा, इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो प्रेशर बना रहे थे। बाद में वो आज दिल्ली आ गए, लेकिन बेमन से ही आए होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि सिद्धारमैया के सामने उनका सीएम बनना बहुत मुश्किल है। और ये कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी नहीं, जहां सरप्राइज वाले फैसले होते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार बार बार कांग्रेस को अपनी अहमियत, अपनी ताकत, अपना एहसान याद दिलाने से नहीं चूक रहे। मतलब ट्राई कर रहे हैं कि शायद कुछ चल जाए। जैसे कह रहे हैं कि जिस दिन नतीजे आए उस दिन डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और खड़गे से वादा किया था कि कर्नाटक झोली में डालेंगे, और ये डिलीवर कर दिया। मतलब याद दिलाया कि देखो मैंने डिलीवर करके दिया ना जी, आप मुझे बनाओ सीएम। फिर भी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि 2020 की याद दिलाई, जब वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल गए थे, वहां पर सोनिया गांधी उनसे मिलने के लिए आई थी। भाई ये बात तो सोनिया गांधी को पता ही है कि वो मिलने आई थी। एक तरह से वो ये राहुल गांधी को याद दिला रहे थे कि देखिए सोनिया जी तक मुझे कितना जो है स्नेह देती रही हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। फिर डीके शिव कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व पर यह कहकर एहसान जता दिया कि उन्होंने बीजेपी में जाने के बजाय जेल जाना चुना। फिर सीएम की पोस्ट 2.5 साल शेयर करने के सवाल पर कह दिया कि यह कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है जो भाइयों की तरह शेयर की जाए। फिर दिल्ली आने से पहले डीके शिव कुमार ने कह दिया कि कोई उन्हें पसंद करे ना करे,
वो धोखा न देंगे और न ब्लैकमेल करेंगे। मतलब पर्ची से जो कार्ड निकल रहा है टेबल पे फेंकते जा रहे हैं, कुछ तो चल जाए। एक बार सुनिए उनको भी। Are you not hopeful to get more responsibilities? See, party will give me responsibility. Why should I worry about it? If I'm eligible, they will give. Why to worry on that? I don't want to divide any MLAs, whether they are favor or whether they are not favor. Ours is a united house. Our numbers are 135 plus other independent associates. They are also losses. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. Though I have two eyes, I should look everyone in a equally. That is our basic philosophy of Congress party. Why should I cross my party line? I will not backstab also. I will not blackmail also. That is, whoever want to have their culture, let they do and enjoy it. But why I should do? I will not do. Thank you, sir. I don't want to go to the wrong history. डीके शिव कुमार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है, और शायद इसलिए खेल रहे थे कि शायद उन्हें लगता होगा कि इससे उनके प्रति कांग्रेस के अंदर सिंपैथी बढ़ेगी और शायद कांग्रेस नेतृत्व पर इसका दबाव बढ़ेगा। डीके शिव कुमार को एक मौका हो सकता है मिल जाए, फिर डीके शिव कुमार अपने एहसान और ताकत दिखाकर बार्गेनिंग पावर बढ़ा ले। लेकिन इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस से आज सीएम पद की दावेदारी में तीसरे कंटेंडर की सरप्राइज एंट्री हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर नेता और दलित समुदाय से आने वाले परमेश्वर के समर्थक सड़क पर उतर गए और परमेश्वर को सीएम बनाने की मांग करने लगे। उन्हें लगा हो सकता है ये दोनों के बीच में रोटी कोई और ही ले जाए। परमेश्वर के समर्थकों की मांग है कि कर्नाटक में दलित सीएम बनना चाहिए। परमेश्वर ने भी कह दिया कि अगर हाईकमान चाहेगा वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। जी परमेश्वर ने कह दिया कि उन्होंने पार्टी के लिए जो किया है उसे हाईकमान अच्छे से जानता है, इसलिए उन्हें पोस्ट के लिए कोई लॉबिंग करने की जरूरत नहीं। बड़ा बयान दे दिया कि उनके पास भी 50 विधायकों का समर्थन है, वो 50 विधायकों का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके कुछ सिद्धांत हैं। वो लॉबिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी पद के लिए सक्षम नहीं है, वो सक्षम हैं और मौका मिलने पर वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मतलब हर आदमी कह रहा है कि 50, 60, 70 विधायक तो वो जेब में लिए घूम रहा है, आए हैं 135 ही विधायक चुन। अब सोचिए कि अगर 50 विधायक जी परमेश्वर के पास हैं, मान लो 50 विधायक डीके के पास हैं, तो कर्नाटक कांग्रेस में बचा ही क्या फिर? भाई 135 सीट आई है, परमेश्वर कह रहे हैं 50 उनके पास हैं, डीके के पास 40 न 50 होंगे, तो सिद्धारमैया के पास क्या 30 न 35 विधायक हैं और इसलिए वो सीएम बन रहे हैं। फिर भी सिद्धारमैया अगर सीएम बनने जा रहे हैं तो फिर ये कांग्रेस नेतृत्व की ही कृपा हो सकती है। लेकिन उन नेताओं को भी पावर शेयरिंग में बड़ा हिस्सा देना होगा जो 50-50 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर इतनी हलचल मची हुई और ये पब्लिक देख रही है। उसको समझ में आ रहा है कि अगर यही काम विपक्ष मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का करेगा तो उसके बाद किसको किसको क्या क्या मलाई बटेगी, कौन पीएम पद पर बैठेगा, कैसे सिर फुड़ौल होगा, कैसे सब अपना फायदा देखेंगे, ये होगा अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष मिलकर लड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितना हो रहा है उतना पब्लिक जो है वो जाग रही है। अरे भैया ये तो खतरनाक मामला लग रहा है। अच्छा आप देखिए बीजेपी का एक कल्चरल डिफरेंस देखिए। नरेंद्र मोदी ने राज्यों में ऐसे ऐसे फैसले लिए जो उनसे पहले शायद ही कोई सोचता, कोई हिचक नहीं दिखाई, लेकिन कोई बगावत हुई क्या? जैसे आप देखिए, आप नरेंद्र मोदी के फैसले देखिए, मोदी के फैसले जैसे अगर आप देखेंगे हरियाणा जहां पर जाट सबसे ज्यादा प्रभाव वाली कम्युनिटी है, वहां उन्होंने गैर जाट को सीएम बना दिया, मनोहर लाल खट्टर को गैर जाट सीएम बना दिया। कोई बगावत हुई? एक बार नहीं 2 बार बना दिया, लेकिन एक चू चपड़ कुछ नहीं। भाई अनुशासन है, पार्टी ने तय कर दिया तो तय कर दिया, कोई वहां रोने धोने या छाती पीटने नहीं आए। झारखंड देखिए,
आदिवासी बहुल इलाके में गैर आदिवासी सीएम बनाया, गैर आदिवासी सीएम बनाया। मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, जो वाकई में वहां अल्पसंख्यक है, यहां तो अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी बना दी गई, भाई मुसलमान मतलब अल्पसंख्यक। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, भाई किसी राज्य में मान लीजिए जाट बहुल है, तो जो दूसरे लोग पीछे रह गए उनको बनाओ सीएम, उनको लेके आओ। आदिवासी बहुल इलाके में नॉन आदिवासी को बनाओ। कोई विरोध हुआ झारखंड में? उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में 3 सीएम बदले, 3 सीएम बदले। कोई आपने देखा कि दिल्ली आके लोगों ने धरना दे दिया, बैठ गए, उसका समर्थक हंगामा कर रहा है, इसका समर्थक हंगामा कर रहा है। भाई गुजरात देखिए, गुजरात के अंदर चुनाव से पहले पूरी कैबिनेट बदल दी, पूरी कैबिनेट बदली, सीएम बदल दिया। लेकिन भाई फैसला है तो है, और नए सीएम के चेहरे पर चुनाव में गए और जीत के दिखा दिया। तो लोग ये देख रहे हैं, भाई एक तरफ नरेंद्र मोदी डिसाइसिव फैक्टर है, जो पीछे हैं उनको आगे करने की कोशिश है, और जो निर्णय लेते हैं उसमें फिर कोई बगावत की बात नहीं है। और एक तरफ विपक्ष, जिसमें भाई सिर्फ फुड़व्वल चल रहा है कि कैसे किसको मलाई मिल जाए। कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष का भी मनोबल बढ़ गया था, लेकिन यहां तो विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे का ही मजाक उड़ा रही हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कल एक ट्वीट किया, जिसमें डीके शिवकुमार समर्थकों से घिरे हुए और कुछ लड़खड़ाकर चलते हुए दिखते हैं। इस पर प्रियंका कक्कड़ ने कमेंट कर दिया, तो एनएसयूआई के एक नेता ने रिप्लाई किया कि यह तस्वीर पदयात्रा की, और डीके इसलिए लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उनका बीपी 250+ हो गया था। एनएसयूआई के नेता ने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से कहा कि माफी मांगिए, नहीं तो कोर्ट लेके जाऊंगा। इस पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने डीके शिवकुमार का एक और वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसमें वो अपने समर्थकों से कुछ इस तरह का इशारा कर रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि खंबा घड़ी। वैसे तो खंबा घड़ी का मतलब राजस्थानी भाषा में होता है अभिवादन या नमस्कार, लेकिन चूंकि पब्लिक ये मान के चल रही थी कि इस वीडियो में डीके शिवकुमार जी भी खंबे का ही इशारा कर रहे थे, तो उसका कुछ और ही मतलब निकल गया। लेकिन ये आपको बता रहा हूं कि कैसे विपक्ष में ही लोग एक दूसरे के लिए टांग खिंचाई कर रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक में कांग्रेस जो जीत हासिल कर रही है, वो विपक्ष के अंदर चल रही लड़ाई को और बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी तक वो विपक्ष की दूसरी पार्टियां कांग्रेस को बोझ मान रही थी। लेकिन अब अगर विपक्षी एकता करनी है तो कांग्रेस भी ज्यादा मोल भाव करेगी, क्योंकि कर्नाटक से उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। ये टकराव आगे कैसे बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा आप ममता बनर्जी के बयान से लगा लीजिए, जिन्होंने कांग्रेस पर कुछ नरमी दिखाने वाला बयान दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां विपक्ष उसका समर्थन करेगा, लेकिन कांग्रेस को दूसरे दलों का भी समर्थन करना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो कर्नाटक में कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस को बंगाल में उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। मतलब एक तरह से वो ये भी मैसेज दे रही हैं कि भैया बंगाल से तुम बाहर रहो। अच्छा, कांग्रेस इस पर कोई जवाब ही नहीं दे रही है, क्योंकि उनको ये लगता है भैया हम बंगाल कैसे छोड़ दें, हमको तो भाई राहुल गांधी को पीएम बनाना है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी का बंगाल के बाहर किस राज्य में प्रभाव है, जो कांग्रेस को समर्थन देने या न देने से कांग्रेस पर कोई असर पड़ जाएगा। और सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस क्यों बंगाल में नहीं लड़ेगी, जब वो अभी मार्च में बंगाल में एक विधानसभा सीट का उपचुनाव ममता बनर्जी की पार्टी से जीत चुकी है। आपको याद है ना, मैंने बताया था बंगाल की सागरदिघी सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर ममता बनर्जी की पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया था, तो वो बंगाल छोड़ देंगे। इसी वजह से कर्नाटक में जीत के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से थोड़ी नरमी दिखाने के संकेत दिए, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि ममता बनर्जी तो राहुल गांधी पर न जाने क्या क्या बोल चुकी हैं। वो राहुल गांधी को मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी बता चुकी हैं। इसलिए कांग्रेस अब ममता बनर्जी को अपना एटीट्यूड दिखा रही है, और ये वही एटीट्यूड है जिसके बारे में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार कह चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्षी एकता की धुरी कांग्रेस है, लेकिन जब सबको साथ लेकर चलने की बात आती है तो कांग्रेस दूसरे दलों के साथ ऐसा व्यवहार करने लगती है जिसमें उसका अहंकार दिखता है। अब यहां पावर मिल गई, ये ऊपर, उधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मजाक बना रही हैं डीके शिवकुमार का, ऐसा लग रहा है, इधर ममता बनर्जी की नहीं बन रही, और ये लोग मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे और अपने बीच से पीएम चुन लीजिए। पहले पब्लिक तो आपको चुन ले। पाठशाला में अब उस विस्फोटक रिपोर्ट का चैप्टर जो 15 मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक नहीं की,
लेकिन अब सीएम योगी सामने ला रहे हैं यूपी दंगे की वो रिपोर्ट जो कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम एक्सपोज कर देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं बॉस डंके की चोट पे करते हैं, जो कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं। चाहे वो माफिया के खिलाफ अभियान हो, दंगाइयों की तस्वीर चौराहों पर लगाना हो, या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वालों से वसूली करना, एजेंडाधारी मेंढक की तरह फुदकते रह जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता बॉस। उनको लगता है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ठीक है तो टाल ठोक के करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ वो काम करने जा रहे हैं जो उनसे पहले किसी मुख्यमंत्री ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। योगी आदित्यनाथ 43 साल पहले हुए यूपी में एक दंगे की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाले। यह रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है कि इसे कोई भी मुख्यमंत्री सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया यूपी में। योगी आदित्यनाथ के पहले पिछले करीब 40 साल में 15 मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई इस दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की। अब योगी करने जा रहे हैं, और वो कौन सा दंगा था, उसकी जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे इतने मुख्यमंत्री घबरा रहे थे, आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताती है, उसका सच भी लोगों को जानना चाहिए। यह दंगा साल 1980 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। 43 साल बीत गए, लेकिन सोचिए इस दंगे की जांच के लिए बनाई गई आयोग की रिपोर्ट तक सामने नहीं आने दी गई। किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई। रिपोर्ट तो आ गई थी, लेकिन किसी ने सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब योगी हिम्मत दिखा रहे हैं। दंगे की जांच के लिए बनी जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर योगी सरकार पेश करने जा रही है। 1980 के मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को 20 नवंबर 1983 को सौंपी थी। 1983, 40 साल से रिपोर्ट धूल फांक रही है। कहा जाता है कि मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है कि किसी मुख्यमंत्री ने पिछले 43 साल में यह हिम्मत नहीं जुटाई कि उसको सार्वजनिक कर पाए। इन 43 सालों में राज्य में 15 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। लेकिन 13 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर पेश करने को मंजूरी दे दी गई। अब आपको बताता हूं इस दंगे के बारे में। आप भी कहेंगे भाई 1980 में हो सकता है हमारे कई दर्शक जो है वो पैदा भी ना हुए। आज सुनिए उस वक्त क्या हुआ था, किसकी सरकार थी, मुसलमानों पर क्या हुआ था उनके साथ, और कैसे ये रिपोर्ट 40 साल से दबी थी। मुरादाबाद में जब ये दंगे हुए थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीपी सिंह थे और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जबकि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देश के मुसलमान भी सुने ये बात आज कान खोलकर। मुरादाबाद में ये दंगे कैसे भड़के उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इससे हुए नुकसान के बारे में बताता हूं। सरकारी आंकड़े कहते हैं 1980 मुरादाबाद दंगा, इस दंगे में जो सरकारी आंकड़ा है 13 अगस्त 1980 को दंगा भड़का। यह तब की घटना है, 13 अगस्त। तब 83 की मौत हुई, यह सरकारी आंकड़ा है। बाकी लोग क्या कहते हैं वो आगे बताऊंगा। और 112 लोग घायल हुए, 112 लोग। अब आपको बताता हूं कि मुरादाबाद में हुए जिस दंगे की जांच रिपोर्ट को योगी सरकार विधानसभा में पेश करने का फैसला की, उन दंगों की हिस्ट्री का चैप्टर आज खोल रहा हूं। आप सुनिए वो दंगे कैसे भड़के, कैसे उन दंगों की शुरुआत हुई थी। कई किताबों और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह में
ईद की नमाज के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग सड़कों तक पहुंच गए। कहा जाता है कि नमाज के दौरान वहां एक सूअर घुसने से अफरा तफरी मच गई, जिसे इस्लाम में अपवित्र जानवर माना जाता है। आरोप लगता है कि यह सूअर ईदगाह के पास मौजूद बस्ती से भटक कर वहां आ गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने ईदगाह से बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछा कि यह सूअर यहां कैसे घुस गया। इसके बाद अब तक मौजूद मीडिया रिपोर्ट्स और उस समय के कांग्रेसी नेताओं के बयानों के मुताबिक पुलिस ने साफ कह दिया कि जानवरों से सुरक्षा देना उनका काम नहीं है। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई आरोप लगता है और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पथराव में एक एसएसपी रैंक के अधिकारी के सिर पर गंभीर चोट आई कहा गया और ड्यूटी पर तैनात एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भीड़ खींचकर अपने साथ ले गई, जिनके बारे में कहा जाता है कि बाद में उनका शव बरामद हुआ। आरोप लगता है कि इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिससे ईदगाह में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोग मारे गए। राज्य में वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। किताबों में यह भी लिखा गया है कि पुलिस और ईदगाह में मौजूद लोगों के बीच झड़प के बाद भारी संख्या में जुटे लोगों ने इस इलाके में जो पुलिस चौकी मौजूद थी उसे फूंक दिया और हथियारों के साथ दलित बस्ती में घुसकर लोगों पर हमला बोल दिया। घर जलाए गए, इसमें भी कई लोगों की मौत। इस घटना के बाद मुरादाबाद और आसपास के जिलों में नवंबर 1980 तक, अगस्त में शुरू हुआ था 13 अगस्त, नवंबर 1980 तक दंगे भड़कते रहे। सरकारी आंकड़ों में भले ही मुरादाबाद दंगे में 83 लोगों के मारे जाने की जानकारी दर्ज है, लेकिन मुरादाबाद दंगों पर छपी किताबों में मौत के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे किए गए। दावा किया जाता है कि खुद सरकार ने करीब 400 परिवारों को, तो जो दंगों में मौत हो जाती है उसके बाद जो मुआवजा दिया जाता है वो 400 परिवारों को दिया। एक किताब में कुछ मुस्लिम संगठनों के हवाले से इन दंगों में 2,500 लोगों की मौत का अनुमान जताया गया, जबकि कुछ किताबों में मौत का आंकड़ा 1500 से 2000 के बीच होने का अनुमान जताया गया। मुरादाबाद में 43 साल पहले भड़के दंगों के दौरान यूपी और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार। जो लोग 2002 के दंगों पर छाती पीटते हैं और उसका मतलब नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी बताते हैं, वो ये क्यों नहीं बताते कि 1980 में कैसे दंगे भड़क गए थे। और वहां तो ईदगाह का मैदान जहां मुसलमान इकट्ठा थे और सामने पुलिस, ये भी नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा। लेकिन उस वक्त की केंद्र सरकार ने इन दंगों के लिए वही आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। अमेरिका के सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रॉस अपनी किताब द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया में लिखते हैं कि दंगे तब हुए जब कांग्रेस नेता वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्री योगेंद्र मकवाना ने आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि विदेशी ताकतें और सांप्रदायिक दल हिंसा के पीछे थे। वो ऐसा इस वजह से कर रहे थे ताकि भारत के अरब देशों के साथ संबंध बिगड़ जाए। मतलब पाकिस्तान का एंगल भी घुसा दिया गया। आरएसएस, बीजेपी जो उस समय बनी थी उसको लेकर चले आए, जनसंघ को ले आया, सब इन्हीं लोगों ने करा दिया। अरे बॉस, तो आप क्या कर रहे थे? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? पॉल ब्रॉस ने इंदिरा गांधी पर अपनी किताब में जो दावा किया है उसके सबूत मुरादाबाद दंगों के दौरान अखबारों में छपी खबरों में भी दिखाई देता है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को हेडिंग दी थी, राइट्स मैनिपुलेटेड टू हार्म रिलेशंस विद अरब कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर। मतलब इंदिरा गांधी ने इसे डाल दिया कि भाई अरब देशों से संबंध बिगाड़ने थे, इसलिए यह हिंसा, ये दंगे हो गए कि मुसलमान देखो मारे जा रहे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना की जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि अब तक सरकारें इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यूपी सरकार के सोर्सेस के मुताबिक जस्टिस सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में इन दंगों के दौरान पुलिस और प्रशासन पर लगे हिंसा भड़काने के आरोपों को नकारा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर लोगों की मौत पुलिस फायरिंग में नहीं बल्कि ईदगाह में भगदड़ मचने की वजह से। जस्टिस सक्सेना आयोग ने उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष शमीम अहमद खान और 2 दूसरे मुस्लिम नेताओं को मुरादाबाद दंगे की साजिश रचने का जिम्मेदार बताया। जस्टिस सक्सेना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा
कि बीजेपी और आरएसएस की इन दंगों में कोई भूमिका नहीं थी। इसके साथ ही जस्टिस सक्सेना आयोग ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि राजनीतिक दल मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानना बंद कर दें और यह सुनिश्चित करें कि दंगों के लिए दोषी साबित होने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि जिस आरएसएस, बीजेपी इन लोगों को फंसाने का प्रयास हुआ वो छोड़िए और जो असली कल्प्रिट है उनका धर्म मत देखिए, क्योंकि वो आपको अपना वोट बैंक नजर आता है। दरअसल मुरादाबाद के जिस इलाके में दंगे भड़के, उस इलाके में मुस्लिम और दलित समुदाय के बीच पहले से तनातनी चल रही थी। जिस ईदगाह में नमाज के दौरान दंगों की शुरुआत हुई, उसके पास में ही दलितों और मुसलमानों की अलग अलग बस्तियां हैं। दंगों से करीब 6 महीने पहले मार्च 1980 में एक दलित लड़की के किडनैपिंग को लेकर दलित और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए थे। बाद में लड़की को छुड़ाकर उसके किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जुलाई 1980 में उस दलित लड़की की शादी के दौरान कुछ मुसलमानों ने मस्जिद के पास म्यूजिक की तेज आवाज का विरोध कर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। हालांकि किसी तरह विवाद को सुलझा लिया गया। आरोप यह भी है कि इस तनाव का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने दंगे भड़काने की साजिश रची। लेकिन जो भी सच है, वो सच कितना कड़वा और कठोर होगा कि आप सोचिए। 40 साल से रिपोर्ट की फाइल टेबल पर पड़ी हुई है और दुनिया को जानने नहीं दिया जा रहा कि सच क्या सामने आए। अब योगी आदित्यनाथ दुनिया को बताने जा रहे हैं कि मुरादाबाद में दंगों में क्या हुआ। पाठशाला में अब बिहार में लाखों की भीड़ के सामने बागेश्वर बाबा पर हो रहे हमले पर हमले का चैप्टर। बागेश्वर बाबा ने वो कौन सा काम कर दिया जिससे बिहार के नेता घबरा गए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने से रोकने के लिए जो पैंतरे अपनाए गए, वो सब फेल हो गए। पब्लिक ने बाबा के विरोधियों की खुद ही हवा निकाल दी। जिस तरह की भीड़ पिछले 4 दिन से पटना में लगे बागेश्वर दरबार में दिख रही है, उस भीड़ को देखकर बाबा के विरोधियों की नींद उड़ी। वो चिढ़ अलग रहे, क्योंकि उनको तो लगा था अरे क्या ही होगा, आएंगे कुछ लोग होंगे। ये देखिए यहाँ ड्रोन शॉट में ड्रोन चला जा रहा है, पीछे भीड़। रात में लोग वहीं सो जा रहे हैं, लाखों लोग वहीं सो जा रहे हैं। गर्मी है, दिक्कत आ रही है, लेकिन लोग सो जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे थे वो चिढ़ गए और इसी चिढ़ में, हताशा में वो बागेश्वर सरकार पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार पर फिर से जुबानी हमले शुरू हो गए। जैसे बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज फिर से बागेश्वर सरकार पर भड़क गए। तेज प्रताप यादव ने खुलकर बागेश्वर बाबा का विरोध किया, लेकिन जब बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोक नहीं पाए तो कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है और यह देश तोड़ने की साजिश है। सुनिए एक बार। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि नहीं, बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है। बाबा बोल, बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। ये देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। तेज प्रताप यादव को आज आप सुन रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं फ्रस्टिया जाना। उनको सुन के लग रहा है फ्रस्टिया गए। अरे भाई, मान लीजिए देश तोड़ने के लिए कार्यक्रम हो रहा था, आपकी ना सरकार है, रुकवाइए फिर कार्यक्रम। काहे बोलने दे रहे हैं?
कह रहे हैं कौन बाबा टाबा झावा। अरे बाबा टाबा झावा को नहीं जानते थे तो अपनी सेना क्या तैयार कर रहे थे? एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे, ये सब क्या चल रहा था? लेकिन अब कर नहीं पाए तो क्या करें? तो फिर अब ये फ्रस्ट्रेशन में ये सब बातें निकल रही हैं। आरजेडी नेता लगातार बागेश्वर बाबा को फर्जी बता रहे हैं। अच्छा, ये अकेले नहीं कर रहे हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने बागेश्वर बाबा को 7 स्टार बाबा बताते हुए कहा कि वो विध्वंस की कोशिश कर रहे हैं। भारत को तोड़ने वाले ताकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, नीतीश जी और तेजस्वी जी निमंत्रण पर नहीं गए, ये लोग जाली टोपी पहनने वालों को यहाँ जाते हैं। लेकिन सच यही है कि हम लोग किसी जाली आदमी के पास नहीं जाते हैं। तुम जाली आदमी को ला करके भीड़ इकट्ठा कर दोगे, हम भी उसी में तो चले जाएं? नहीं। बाबा क्या तोड़ रहे हैं लोगों को? तोड़ रहे हैं कि अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं विध्वंस का। 7 स्टार संतों को हम लोग ने देखा है झोपड़ियों में रहते हुए, गंगा जी के किनारे मंच लगा करके लोगों को तपस्या करते हुए। हम लोगों ने 5 स्टार और 7 स्टार बाबा रहे हैं। हर आदमी बागेश्वर बाबा को नकार रहा है, वो समाज में घृणा फैला रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें कही जा रही है। अरे भाई, तो फिर रोकिए ना कार्यक्रम। आरोप लगा कि आप लोग जो है इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो कह रहे हैं हम जाली वालों के पास जाते हैं, जाली बाबा के पास नहीं जाते। बागेश्वर बाबा पर राजनीतिक हमले क्यों किए जा रहे हैं, इसे समझना होगा। बागेश्वर बाबा लगातार अपने मन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बिहार में भी बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर दिया। बागेश्वर बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक रही है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं। अब यह बात बिहार में कुछ नेताओं को कैसे पसंद आएगी भाई? क्योंकि बिहार की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो जाति और आरक्षण के इर्द गिर्द घूमती है, और बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि जात पात भूल जाओ, तुम सिर्फ हिंदू हो। यहां बिहार में जाति पात चल रहा है। कहते हैं बिहार और यूपी के लिए क्या कहते हैं? जाति जो कभी नहीं जाती। नीतीश कुमार की सरकार खुद बिहार में जातिगत जनगणना करा रही है। जनवरी 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ था। 21 जनवरी को जातिगत जनगणना का पहला चरण पूरा हुआ। पहले चरण में करीब 2,58,00,000 परिवारों से जानकारी ली गई। 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना का दूसरा चरण शुरू हुआ। दूसरे चरण में 2,59,00,000 परिवारों की जानकारी लेनी थी। दूसरा चरण पूरा होने से पहले पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी। 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाई। इस मामले में 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद तय होगा कि जातिगत जनगणना जारी रहेगी या फिर उस पर भी रोक लगी रहेगी। तो कास्ट पॉलिटिक्स से घिरे बिहार के नेताओं को यह कैसे पसंद आएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसा कोई बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करे, जिसमें सभी हिंदुओं को एकजुट करने की बात हो, जात पात हो ही नहीं। लिहाजा बागेश्वर बाबा पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए। लेकिन बागेश्वर सरकार को लेकर इस राजनीति को बिहार की जनता जवाब दे रही है। बागेश्वर बाबा के दर्शन और कथा सुनने के लिए लोगों का जो हुजूम पटना से नौबतपुर पहुंच रहा है, ओह, बागेश्वर बाबा ने लोगों से अपील की कि कार्यक्रम में मत आइए, बहुत भीड़ हो जा रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है, घर पर टीवी पर ही कथा सुन लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए। इसके बाद भी भीड़ का यह आलम है, जिसकी वजह से आज भी जाम के हालात बन गए। हमारे सहयोगी हिमांशु ने कुछ लोगों से बात की जो जाम में फंसे हुए थे कि भाई इतना जाम में फंस के क्यों सुनने जा रहे हो बाबा जी को। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे ऑटो यहाँ पर लगे हुए हैं, और अभी आप मान के चलिए कि नौबतपुर से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर अभी हमने हैं, उसके बावजूद अभी इतने लोगों की भीड़ यहाँ पर है। देखिए लोग कितने थके हुए हैं, ये देखिए लोग कितने थके हुए हैं, हालात यहाँ पर क्या हो गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जा रहे हैं। ये माना जा रहा है धीरे धीरे ये जाम खुल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर जगह मिल रही है तो थोड़ी गाड़ियाँ, जैसे कछुए की चाल होती है, कछुए की चाल में ये गाड़ियाँ आगे सरकती हुई नजर आती हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग वार्ड सलीगंज से आ रहे हैं। अलीगंज से आ रहे हैं? वार्ड सलीगंज, नवादा जिला। अच्छा, नवादा जिला। अब यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, परेशानी तो हो रही होगी। क्या करें, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है ना। लेकिन महाराज जी तो कह रहे हैं कि घरों में बैठ के, टीवी में बैठ के हमें देख लीजिए, मत आइए, बहुत भीड़ है, परेशान हो रहे हैं। एक बार भी देख लेंगे तो अपना आत्मा का संतुष्टि हो जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं भैया?
समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर से आ रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं मत आइए, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। आप कर हम लोग तो बागेश्वर धाम जा नहीं सकते हैं, यहीं आकर के दर्शन कर रहे हैं उनका। एक तस्वीर अच्छी ये देखिए कि जाम है लेकिन यहाँ पर भजन चल रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बागेश्वर बाबा की। यही तो है कि पहाड़ पर लोग चढ़ता है तो उसमें दिक्कत होता है, तो कंकर करता है, तो वही भगवान भला करते हैं। इसीलिए हम लोग कष्ट को जो होगा वो वहाँ सब चीज हो जाएगा, जो होना रहेगा। कुछ नेता बागेश्वर बाबा को फर्जी बता रहे हैं। पब्लिक जो है वो कह रही है एक दर्शन हो जाए तो आत्मा तृप्त हो जाए। ये बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता ही है। लोगों की आस्था है कि घंटों जाम में फंसने के बाद भी बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए बस पहुंच जाना चाहते हैं। स्थिति यह है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के आयोजकों को भी दिन रात काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंच गए। पहले हम लोग का अनुमान था कि रोज 2-3 लाख आदमी आवेंगे, उसी हिसाब से हम लोग अपना लेकर फेकर वॉलेंटियर हलवाई सब ठीक किए थे। अब गते गते रोज बढ़ते चल गया आदमी, तो और व्यवस्था बढ़ाना पड़ा। 50 गो हलवाई में बढ़ाए हैं, एक टीम लगे। वॉलेंटियर में 70 गो आदमी और बुलाए हैं। गांव-गांव के लेकर को आओ जागृत करके मतलब व्यवस्था सरियाने के लिए आओ आगे किए। टंकी उनकी जो था तो हम पहले से 20 गो टंकी चला रहे थे, 10 गो पानी का टंकी मंगवाए हैं। यार भीड़ इतना अपार बढ़ गया कि संभालने में और एक्स्ट्रा सब मतलब जैसे व्यवस्था बढ़ाना पड़ा। ये हाल हो रखा है कि सोचे थे 2-3 लाख लोग आएंगे और यहां इतने लाख लोग आ गए कि व्यवस्था और बढ़ानी पड़ रही। पटना में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में कई साधु संत भी आए। साधु संतों से भी बागेश्वर सरकार के विरोधियों को जवाब मिला है। जरा सुनिए वो क्या जवाब दे रहे हैं। और पगले की कहने का मतलब भगवान में, हनुमान जी में और अपने सनातन धर्म में अगर हो जाए उसको पगला नहीं कहते, वो दीवानी है। दीवानी का मतलब पगलापन, पगलापन का मतलब ये है, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं पूरा, वो बोल रहे हैं बागेश्वर बाबा राम की बात कर रहे हैं। बिहार में कृष्ण राज है और कृष्ण राज से ही गठबंधन है। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये बंधन नहीं है, ठगबंधन है। देखिए उनके पिताजी पागला बाबा का चेला थे, उनके शिष्य थे, और ये ऐसा बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका अध्यात्म का सही से पता नहीं है। इसीलिए ये पागल है। सनातनियों हिंदू राष्ट्र के लिए, बाबा के लिए, बागेश्वर बाबा के लिए सारे समस्याओं का समाधान है बागेश्वर बाबा। ये तो राजनीति जो करता है वो सबको राजनीति के चक्कर में देखते हैं, लेकिन हमारा गुरु जी तो कोई राजनीति नहीं करता। प्रेम में पागल बोलते हैं, पागल नहीं बोलते हैं, प्रेम के बस में पागल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार पागल है, प्रेम के बस में केवल पागल बोलते हैं। जिससे ज्यादा लगाव होता है उसी को प्रेम के बस में बोल रहे हैं। केवल भक्ति लाए हैं, कोई राजनीतिक नहीं है, केवल भक्ति लाए हैं। हम लोग का जगाने आए हैं, हिंदू जगाने आए हैं बाबा, हिंदू जगाने। आम पब्लिक से लेकर साधु संत कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं बागेश्वर सरकार। आरजेडी के नेता लगातार बागेश्वर बाबा को जाली, देश तोड़ने वाला बाबा बता रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ के सवाल पर कुछ नहीं बोलते। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में जाने के सवाल से ही आरजेडी नेता बिदक जाते हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर हमला बोला। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी नेता इफ्तार में तो जाते हैं, लेकिन बाबा के कार्यक्रम में जाने का टाइम नहीं है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि आरजेडी को ईद और इफ्तार मुबारक, हमको सनातन और बिहार मुबारक। आप को ईद मुबारक की इफ्तार, मुझे राष्ट्र मुबारक, मुझे सनातन मुबारक, मुझे बिहार मुबारक। हम उसको लोक रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? आप इफ्तार मनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप गांधी मैदान में ईद मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप बाबा को ना दें वहां कार्यक्रम करने के लिए, ये आपकी मर्जी। बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा में आम लोगों के साथ साथ नेता भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, खुद कार चलाकर बाबा को होटल तक पहुंचाया था।
मनोज तिवारी ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में गाना भी गाया था, वो भी सुनवा देता हूं। तो ये सब पूरा बिहार में चल रहा है। अब कार्यक्रम तो खत्म होने ही वाला है। जो भी सनातन विरोधी हैं उनका बाबा अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब इलाज की ही बात हो रही है तो पाठशाला में अब पीएम मोदी का वो इंजेक्शन जो दवाओं को 80% सस्ता कर देगा। डॉक्टर मोदी ने कैसे ड्रग माफिया का इलाज ढूंढ निकाला है, जरा इसके बारे में सुनिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां दवा ना इस्तेमाल हो रही। कोई ना कोई बीमार रहता ही है, किसी ना किसी को दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। भगवान ना करे कि आपको बुखार हो जाए, ऊपर से सर्दी जुकाम एलर्जी और शरीर में दर्द भी हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर साहब आपको ब्रांडेड दवा लिख देते हैं तो आपके 5 दिन के इलाज का खर्च करीब 250 रुपए आ सकता है। इसमें बुखार की दवा के अलावा एंटीबायोटिक है, कफ सिरप है, मल्टीविटामिन जैसी दवाएं शामिल कर दी गई। अब अगर यही दवाएं जेनेरिक कंपनी की होती, यही इलाज 75 रुपए में हो सकता था। यानी 5 दिन के इलाज में सीधे सीधे 175 रुपए बच सकते थे। आप कहेंगे ये हो क्यों नहीं रहा है? आप सोचिए, ये सिर्फ मैंने बुखार की बात की है जो कभी कभार होता है। उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों के रोज दवा खा रहे हैं, कई बार दिन में 2-2 बार दवा ले रहे हैं। ये दवा का खर्च बहुत ज्यादा आता है। ऐसे ही लोगों के इलाज के खर्च को कम करने के लिए पीएम मोदी ने सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए देश भर में जन औषधि केंद्र खुलवाए। लेकिन बहुत से डॉक्टर अब भी इन जेनेरिक दवाओं के लिखने के बजाय महंगी कंपनियों की ब्रांडेड दवा लिख रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसके पीछे एक बड़ा कारण दवा कंपनियों और डॉक्टर्स की मुनाफा कमाने वाली सोच है, जिससे दवाओं में महंगाई वाली बीमारी फैल रही है। लोगों को सस्ती दवा पहुंचाने के लिए पीएम मोदी अब तक देश भर में करीब 9000 जन औषधि केंद्र खुलवा चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन इन जन औषधि केंद्रों तक मरीजों को पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी लिखी हुई दवाओं के आधार पर ही मरीज दवा खरीदते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स मरीजों को जेनेरिक दवा नहीं लिख रहे, उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। यानी अब मोदी सरकार ऐसे लोगों को इंजेक्शन लगाएगी, ऐसे डॉक्टर्स को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के केंद्र सरकार के अस्पतालों, सीजीएचएस सेंटर्स और पॉलीक्लिनिक के डॉक्टरों को नए आदेश जारी किए। इसके तहत जेनेरिक दवाएं न लिखने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार इन डॉक्टर्स को कई बार जेनेरिक दवाओं के लिखने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन ज्यादातर रेजिडेंट और सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मरीजों को ब्रांडेड दवाई लिख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा किया गया तो इन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने आदेश में केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स से अस्पतालों में आने वाले दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और मार्केटिंग के लोगों से कम मिलने की बात भी कही। अगर दवा कंपनियों के लोगों से किसी नई दवा के लॉन्च के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो वो ईमेल के जरिए ली जाए, मिलकर नहीं। यानी नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, जो अब डॉक्टर नरेंद्र मोदी बनकर इस ड्रग माफिया का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया बॉस। आमतौर पर ये दवा कंपनियों के लोग अपनी दवा की जानकारी देने से ज्यादा अपने ब्रांड की दवा बिकवाने के लिए डॉक्टर्स को नए नए ऑफर देते हैं, ये भी आरोप लगता है। कई बार फॉरेन ट्रिप मिलने की बातें होती हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स, दूसरी बहुत सी सुविधाएं देने की बातें होती हैं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में कीमत को छोड़कर क्या कोई बहुत बड़ा अंतर होता है? इसके बारे में केंद्र सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे जेनेरिक और ब्रांडेड का अंतर, भाई कॉम्पोजिशन तो बेसिक सॉल्ट का है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं। जो डोजेज होती है, पावर होती है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अंतर किस में होता है? कीमत। और 80% तक की कीमत का अंतर होता है और कई दवाओं में तो 100%। ब्रांडेड की पैकेजिंग शानदार होती है, जेनेरिक की सामान्य होती है। यही पैकेजिंग देखकर कई बार आपको लगता है कि जेनेरिक दवा में दम नहीं है। और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि भारत में ज्यादातर मरीज डॉक्टर के पर्चे पर लिखी गई दवाई लेना चाहते हैं, उन्हें दूसरी दवा पर भरोसा कम होता है, इसलिए मरीजों को ब्रांडेड दवा खरीदनी पड़ती। भारत में दवाओं का बाजार करीब 1.67 यानी 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इसमें 75% ब्रांडेड दवाएं। मेडिकल हेल्थ कंपनी की सर्वे के मुताबिक भारत में 73% डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां रेकमेंड ही नहीं करते।
मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ब्रांडेड दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें यह बात सामने आई कि देश की 7 बड़ी दवा कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग में 8 साल के अंदर मार्केटिंग में 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी हर साल 4,273 करोड़ रुपए का तो वो मार्केटिंग कर रही हैं। सोचिए कितना कमा रही होंगी। झटका तो आपको लगकर ये सुनकर लगेगा कि देश के करीब 73% डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाइयां ही लिखते हैं। सिर्फ 10 से 20% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जेनेरिक दवाएं लिखते हैं। आपको कुछ उदाहरण से समझा देता हूं कि जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा के बीच में कितना फर्क है। जैसे अगर आप पैरासीटामोल, जो बुखार के लिए दवा है, ब्रांडेड दवा लेने जाएंगे, पैरासीटामोल की गोली लेने जाएंगे, एक पत्ता लेंगे तो 14 रुपए का मिलता है। जेनेरिक में ये 2.5 रुपए का पड़ेगा। एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg की ब्रांडेड में 97 रुपए की पड़ती है, जेनेरिक में 21 रुपए 50 पैसे। एलर्जी की सिट्रिजिन लेने जाइएगा, ब्रांडेड में 37.5 रुपए की मिलती है, जेनेरिक में 2 रुपया 75 पैसे की मिलती है। तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जो कदम उठा रही है, कह रही है कि भैया सीधा जेनेरिक दो, ब्रांडेड के चक्कर में ना पड़ो, इसे लागू कर रही है। और आप भी अगर आपको लिखते हैं ब्रांडेड दवा, बोलिए डॉक्टर साहब जेनेरिक लिखिए, मोदी जी ने बोला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट